नमस्कार। चलिए आज अमेरिकी कहानी की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर। ये बात सोचने वाली है ना कि एक महाद्वीप जिसे यूरोप ने 100 साल से भी ज्यादा तक बस यूं ही छोड़ दिया था, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गया। अमेरिका का उदय वाकई में ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसकी जड़ें तो देश बनने से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। ये कहानी है कुछ इत्तेफाक की, कुछ बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की और ढेर सारे संघर्षों की, जो एक ऐसे नक्शे पे लिखी गई जो लगातार बदलता रहा। और इस सफर ने सिर्फ एक महाद्वीप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नया आकार दे दिया। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी महान खोज से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी से होती है। देखे, हुआ ये कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकले तो थे एशिया के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजने, लेकिन पहुंच के अमेरिका। अब स्पेन के राजा रानी से जो मसालों का वादा किया था वो तो मिला नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें एक ऐसी चीज जरूर मिली जिसकी कीमत उनकी नजर में मसालों से कहीं ज्यादा थी, और वो था सोना। तो बस फिर क्या था, स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया के नक्शे पर मानो एक लकीर ही खींच दी और इस नई दुनिया को आपस में बांट लिया। और अगले 100 सालों तक उनका पूरा ध्यान लगा रहा सेंट्रल और साउथ अमेरिका की दौलत पर। नॉर्थ अमेरिका, अरे उसे तो उन्होंने बेकार जमीन समझकर लगभग नजरअंदाजी कर दिया था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। आखिरकार दूसरी यूरोपीय ताकतें भी मैदान में कूद पड़ी। अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और ये सब अपने साथ लेकर आए नई उम्मीदें, नए सपने और जाहिर है नए टकराव। अब देखिए, 18वीं सदी के बीच तक आते आते यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की कॉलोनियां बन चुकी थी। एक तरफ था न्यू फ्रांस, बहुत बड़ा इलाका लेकिन आबादी सिर्फ 60,000 के करीब, जिनका मेन फोकस था फर का व्यापार। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश कॉलोनियां, इलाका छोटा पर आबादी 10 लाख से भी ज्यादा, और ये लोग खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो जाहिर है ये दो अलग अलग मॉडल अब जमीन और संसाधनों के लिए सीधे सीधे टकराव की राह पर थे। और टकराव हुआ भी। ओहायो नदी घाटी को लेकर एक छोटा सा विवाद देखते देखते एक बड़े युद्ध में बदल गया, जिसे हम फ्रेंच और इंडियन वॉर के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं थी, ये एक ग्लोबल लड़ाई बन गई थी। और जब 1763 में धूल छटी तो अमेरिका का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। ब्रिटेन के हाथ में अब कनाडा और मिसिसिपी नदी के पूरब का सारा फ्रांसीसी इलाका आ गया था। अब इतना बड़ा युद्ध लड़ने में खर्चा तो बहुत हुआ होगा, है ना? तो उस खर्चे की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने अपनी 13 अमेरिकी कॉलोनियों पर नए टैक्स लगा दिए। उनका तर्क था कि भाई तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो लड़े हैं, तो पैसा भी तुम ही दो। लेकिन कॉलोनियों में बसे लोगों को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संसद में हमारा कोई नुमाइंदा तो है नहीं, तो फिर हमारे ऊपर टैक्स लगाने का हक भी नहीं है। और यहीं से वो मशहूर नारा निकला, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। बस यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। 1765 में स्टैम्प एक्ट आया, फिर 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई और 1775 तक तो लड़ाई ही छिड़ गई। अगले ही साल 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और आखिरकार 1783 में पेरिस की संधि के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने मान्यता दी। तो अब एक नया देश तो बन गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। शुरुआत में ये काफी छोटा था, लेकिन इसके नेताओं के इरादे बहुत बड़े थे। उनकी नजरें थीं पश्चिम की ओर, विस्तार की ओर। और फिर 1803 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नेपोलियन का मानना था कि ये बिक्री संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति को हमेशा के लिए पक्का कर देगी, और मैंने इंग्लैंड को एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी दे दिया है जो देर सवेर उसके घमंड को जरूर तोड़ेगा। और वो डील थी $15 मिलियन की। आज ये रकम बड़ी लग सकती है, लेकिन उस जमीन के हिसाब से ये कुछ भी नहीं थी। सिर्फ $15 मिलियन में अमेरिका ने फ्रांस से पूरा का पूरा लुइसियाना क्षेत्र खरीद लिया। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? देश का आकार रातों रात 2 गुना हो गया। और ये तो बस शुरुआत थी। लुइसियाना खरीद के बाद तो मानो एक रेस ही शुरू हो गई। आबादी हर 20 साल में लगभग डबल हो रही थी और देश तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा ले लिया,
1845 में टेक्सास का विलय हो गया और 1848 में मेक्सिको के साथ युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा इलाका हाथ लगा। मतलब सिर्फ 50 सालों के अंदर ये देश अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक पहुंच गया। इस तेजी से हो रहे विस्तार के पीछे एक बहुत बड़ी सोच काम कर रही थी, जिसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा जाता है। इसका मतलब था कि लोगों का ये मानना था कि ईश्वर ने ही अमेरिका को पूरे महाद्वीप में फैलने के लिए चुना है। ये सिर्फ जमीन हड़पने की बात नहीं थी, ये एक विश्वास था कि वो जहां जाएंगे लोकतंत्र और आज़ादी फैलाएंगे। लेकिन इस विस्तार के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा था, एक ऐसा सवाल जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। और वो सवाल ये था, ये जो नई ज़मीनें अमेरिका का हिस्सा बन रही हैं, वहाँ आज़ादी होगी या गुलामी? देश एक समंदर से दूसरे समंदर तक फैल तो गया था, लेकिन इस एक सवाल ने देश को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया था। असल में उस वक्त एक नहीं बल्कि दो अमेरिका थे। एक था औद्योगिक उत्तर, जहाँ की अर्थव्यवस्था फैक्ट्रियों पर चलती थी। वहाँ गुलामी गैरकानूनी थी और ज़्यादातर लोग उसे गलत मानते थे। और दूसरा था कृषि प्रधान दक्षिण, जहाँ की अर्थव्यवस्था बड़े बड़े बागानों पर टिकी थी और इन बागानों में काम करने वाले थे लाखों गुलाम। ये दो अलग अलग दुनियाएं अब एक देश में एक साथ नहीं रह सकती थी। और फिर 1860 में जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुने गए, तो वो उस बारूद के ढेर के लिए आखिरी चिंगारी साबित हुए, जिसने गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की आग भड़का दी। वो सिविल वॉर बहुत ही विनाशकारी था, लेकिन उसकी आग में तपके देश एक बार फिर एकजुट हुआ और इस बार अपनी नई औद्योगिक ताकत और एकता के साथ अमेरिका ने अपनी सीमाओं से बाहर देखना शुरू किया और दुनिया के मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में कदम रखा। और ये असर साफ दिखने लगा। 1867 में रूस से सिर्फ $7.2 मिलियन में अलास्का खरीद लिया गया। 1898 में स्पेन के साथ युद्ध के बाद प्यूर्टो रिको, ग्वाम और फिलीपींस पर कब्जा हो गया। उसी साल हवाई को भी अमेरिका में मिला लिया गया और फिर 1914 में पनामा नहर का काम पूरा हुआ, जिसने अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़कर व्यापार और सैन्य शक्ति के लिए नए रास्ते खोल दिए। इन सब कदमों से अमेरिका एक बड़ी ग्लोबल पावर के तौर पर मजबूती से खड़ा हो गया। फिर आई 20वीं सेंचुरी और अमेरिका को दो भयानक विश्व युद्धों में शामिल होना पड़ा। इन युद्धों में अमेरिका की एंट्री ने लड़ाई का पासा ही पलट दिया और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब तक दुनिया में शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। अब दुनिया में दो ही सुपर पावर बची थीं और उनमें से एक था अमेरिका। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक नए और शायद ज्यादा अजीब किस्म का संघर्ष शुरू हुआ। इसे नाम दिया गया कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। अगले कई दशकों तक अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो महाशक्तियां पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए एक दूसरे से होड़ करती रहीं। ये होड़ प्रॉक्सी वॉर्स यानी दूसरे देशों में लड़ी गई लड़ाइयों, हथियारों की दौड़ और यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक पहुँचने की रेस में भी दिखाई दी। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की जंग थी, जिसने आज की राजनीति, टेक्नोलॉजी और हमारे ग्लोबल रिश्तों की नींव रखी। तो सोचिए जरा, कुछ ही सदियों में एक ऐसी जगह जिसे कभी भुला दिया गया था, वो एक औपनिवेशिक चौकी से दुनिया की अकेली सुपर पावर बन गई। ये सफर लगातार बदलाव का सफर रहा है, जिसमें अक्सर बड़ी उथल-पुथल भी हुई। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इतिहास जो इतनी तेजी से बदला है, इतनी बार खुद को नए सिरे से गढ़ा है, उससे अमेरिकी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में अभी लिखा जाना बाकी है।